इकाई 1 विज्ञान एवं तकनीकी के क्षेत्र में नवीनतम प्रगति, न्यू प्रोग्रेस इन द फील्ड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। विज्ञान शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है। वि धन ज्ञान, वि विशेष ज्ञान, ज्ञान ऐसा ज्ञान जो सुसंगठित, सुव्यवस्थित, क्रमबद्ध और जो अवलोकन और विश्लेषण पर आधारित हो, विज्ञान कहलाता है। समझा गया होगा। इसकी परिभाषा से यही पता चलता है कि जो भी विषय सुसंगठित हो, सुव्यवस्थित, क्रमबद्ध हो, वो सभी विषय विज्ञान होते हैं। जबकि ऐसा देखा जाए तो सभी विषय सुसंगठित, सुव्यवस्थित, क्रमबद्ध ही होते हैं, चाहे वो हिंदी हो चाहे गणित हो, यानी सभी विषय विज्ञान हैं। सभी विषयों का कोई जन्मदाता विषय है, वह है दर्शन शास्त्र, फिलॉसफी। क्योंकि पहले ज्ञान का आदान प्रदान जो था वो मौखिक रूप से ही होता था, कहीं लिखित रूप से नहीं था। इस प्रक्रिया को जो करने वाले लोग होते थे उसको दार्शनिक कहते थे। यानी जो भी ज्ञाता अपने ज्ञान का आदान प्रदान करता था उसको दार्शनिक यानी कि फिलोसफर कहते थे। तकनीकी, टेक्नोलॉजी, किसी कार्य को दक्षतापूर्ण ढंग से या यंत्र से संपूर्ण करने की प्रक्रिया तकनीकी कहलाती है। सिर्फ यंत्र से भी काम नहीं हो सकता है। यंत्र के साथ साथ आप दक्षतापूर्ण ढंग से अपने दिमाग, अपने शारीर रूप को भी प्रयोग करते हैं, तो पूरी प्रक्रिया को हम करते हैं तकनीकी, टेक्नोलॉजी। तकनीकी का कुछ प्रमुख उपयोग। तकनीकी को हम यहाँ पर 12 भागों में अध्ययन करेंगे कि तकनीकी का इन 12 क्षेत्रों में क्या उपयोग है। पहला है संचार के क्षेत्र में, संचार, इंफॉर्मेशन। दूसरा है शिक्षा एवं सूचना, और शिक्षा में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में, शिक्षा में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी ICT के क्षेत्र में। तीसरा अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में। चौथा रक्षा एवं प्रतिरक्षा के क्षेत्र में। 5 चिकित्सा के क्षेत्र में। 6 कृषि के क्षेत्र में। 7 परिवहन के क्षेत्र में। 8 विनिर्माण के क्षेत्र में। 9 उद्योग के क्षेत्र में। 10 ऊर्जा के क्षेत्र में। 11 व्यापार एवं वाणिज्य के क्षेत्र में। 12 ई-गवर्नेंस के फील्ड में। 1 संचार के क्षेत्र में, इन द फील्ड ऑफ इंफॉर्मेशन। संचार के क्षेत्र में, इन द फील्ड ऑफ कम्युनिकेशन। सूचनाओं का एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना या सूचनाओं का आदान प्रदान करने का माध्यम ही संचार कहलाता है। संचार का जो माध्यम है, दूरभाष यानी टेलीफोन, दूरदर्शन यानी टेलीविज़न, संगणक यानी कंप्यूटर। चौथा है समाचार पत्र, न्यूज पेपर। ये आधुनिक युग में इन 4 चीज़ों का बहुत ज़्यादा उपयोग हो रहा है। टेलीफोन यानी मोबाइल, दूरदर्शन, टीवी, आजकल बहुत सारी टीवी हो गई हैं, स्मार्ट टीवी, सिंपल टीवी, संगणक, कंप्यूटर भी बहुत प्रकार के हो गए हैं, समाचार पत्र, बहुत सारे न्यूज़पेपर हैं। इनके माध्यम से सूचनाओं का एक स्थान से दूसरे स्थान तक लिया या दिया जा रहा है। दूरभाष यानी कि टेलीफोन। अब जो टेलीफोन है अब स्मार्टफोन का रूप ले लिया है। यहाँ तक कि कंप्यूटर का भी कुछ पार्ट टेलीफोन के अंदर, अब मोबाइल के अंदर, मोबाइल के अंदर कुछ पार्ट कंप्यूटर का, यानी एक दूसरे में ये मर्ज हो चुके हैं, स्मार्टफोन एंड कंप्यूटर। इसकी उपयोगिता क्या है? स्मार्टफोन से हम ईमेल के माध्यम से सूचनाओं को ले और दे पा रहे हैं। वीडियो कॉलिंग के माध्यम से हम वहाँ के सूचनाओं को प्राप्त कर रहे हैं
वो एकल कॉलिंग हो सकता है और ग्रुप कॉलिंग, यानी कि समूह में ही बहुत लोगों से बात कर सकते हैं, एक लोग से बात कर सकते हैं, यानी कि एक साथ बहुत लोगों का इंटरव्यू लेना या वहाँ के समूह की जानकारी लेना वीडियो कॉलिंग के माध्यम से आसान हो गया। उसमें है तीसरा समाचार, ई समाचार पत्र। ई समाचार, ई मतलब इलेक्ट्रॉनिक समाचार, इलेक्ट्रॉनिक के माध्यम से समाचार को जानना या बताना। तो ई समाचार में क्या है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया समाचार क्या है, उसमें एक रेडियो है, आप रेडियो के माध्यम ऑडियो के माध्यम से समाचार को जान सकते हैं। दूसरा टीवी है जिसमें ऑडियो और वीडियो दोनों प्रकार की सुविधाएं हैं। न्यूज़पेपर है, आप उसमें न्यूज़पेपर पीडीएफ के रूप में पढ़ सकते हैं। और मैगजीन है, हर प्रकार की पत्रिकाएं हमको मोबाइल के एप्लीकेशन में मिल जाती है ई समाचार के माध्यम से। चौथा इसमें है ई किताब, जो एक अलग प्रकार के आधुनिकीकरण किया जा रहा है। ई गवर्नेंस की तरफ से ई बुक को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है कि जो हार्ड कापी है उसका कम उपयोग किया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा ई किताबें, ई बुक्स का प्रयोग किया जाए जो बच्चों को आसानी से प्रोवाइड की जा सके। अगला है 5 सूचना, इंफॉर्मेशन। तो सूचनाओं में क्या है, इसमें 2 प्रकार की सूचनाएं हम स्मार्टफोन या कंप्यूटर से प्राप्त कर पा रहे हैं। एक है नॉन गवर्नमेंटल, एक है गवर्नमेंटल। नॉन गवर्नमेंटल इतने का मतलब प्राइवेट सेक्टर में किस प्रकार की सूचनाएं चाहिए, नॉन गवर्नमेंटल या गवर्नमेंट, या गवर्नमेंट से सूचना प्राप्त करने का भी एक प्लेटफॉर्म है कि गवर्नमेंट कोई ऑर्डर दिया है तो हम वहाँ पर प्राप्त कर लेते हैं। और प्राइवेट सेक्टर में क्या बदलाव आ रहा है उसके बारे में हम यहाँ जानकारी ले सकते हैं। दूसरा है शिक्षा में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, आईसीटी के क्षेत्र में। आईसीटी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। शिक्षा में आईसीटी का प्रयोग 2004 से लागू हुआ, जिसके माध्यम से छात्र, अध्यापक और स्कूल वातावरण में काफ़ी सकारात्मक बदलाव शुरू हो गया। जैसे पहला क्या था, छात्र, दूसरा अध्यापक, तीसरा है स्कूली वातावरण। तो छात्रों में क्या क्या बदलाव आया, छात्रों को आईसीटी के आने से परियोजना एंड प्रोजेक्ट कार्य करना आसान हो गया। सरकार द्वारा बहुत सारे शैक्षणिक कार्यक्रम लागू कर दिए गए जो टीवी पर, रेडियो पर और मोबाइल से छात्र को दिया जा रहा है। ई बुक्स, आईसीटी से ई बुक्स को ज़्यादा से ज़्यादा प्रोत्साहन किया जा रहा है। ऑनलाइन पढ़ाई चाहे वो क्लास हो या कोचिंग हो, वो ऑनलाइन पढ़ाई करना अब आसान हो गया है। नए सूचनाओं को जानना छात्रों के लिए आईसीटी के तहत आसान हो गया है। अध्यापकों में क्या फ़ायदा हुआ, प्रशिक्षण लेना आसान हो गया। नहीं तो पहले किसी स्थान पर जा कर के प्रशिक्षण प्राप्त करना पड़ता था, अब वो ऑफिस में हो या घर पर हो, वो ऑनलाइन प्रशिक्षण लेना उसको अध्यापक को आसान हो गया है। सूचना देना और पाना आसान हो गया है। कहीं सूचना भेजना है पहले जाना पड़ता था, अब एप्लीकेशन के माध्यम से ही, मोबाइल के माध्यम से ही सूचनाओं को दे पा रहे हैं या वहाँ से आप इंफॉर्मेशन ले पा रहे हैं। वैश्विक शिक्षा की जानकारी को जानना, आसपास देश, प्रदेश, विदेश में हो रहे शिक्षा में बदलाव की जानकारी अध्यापक को एक जगह ही मिल जा रही है, जिससे वह नए ज्ञान से सृजित होकर के अपने ज्ञान को मॉडिफाइड कर रहा है। और ऑनलाइन पढ़ाने में, ऑनलाइन बहुत सारी प्रक्रियाओं में अध्यापक को फ़ायदा हो रहा है। अध्यापक का बच्चों से पठन पाठन में सहायता, अध्यापक का अध्यापक से किसी विषय पर चर्चा, या अध्यापक का किसी अधिकारियों से शैक्षणिक रूप से बात करने या उसको समझने में ज़्यादा आसान हो गया है।
विद्यालय में आधुनिकीकरण किया जा रहा है। आर्थिक वातावरण के परिप्रेक्ष्य में क्या है आधुनिकीकरण? जैसे कि विद्यालयों में टीवी का होना है, या स्मार्ट टीवी का होना, प्रोजेक्टर का उपयोग होना, रेडियो और मोबाइल का उपयोग होना, जिससे कि वहाँ पर अध्यापकों और वहाँ के बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा सूचनाओं का या ज्ञान का प्राप्त होने का माध्यम हो रहा है। खेलकूद स्वास्थ्य और मानसिक रूप से विकास का भी उचित प्रबंध किया जा रहा है, किसे? ICT के आने से। तीसरा है अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में, इन द फील्ड ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक डॉक्टर विक्रम साराभाई को माना जाता है। भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति की स्थापना सन 1962 में हुई थी, जिसके तहत इंस्कोस्पर यानी कि INCOSPAR यानी इंडियन नेशनल कमेटी फॉर द स्पेस रिसर्च भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की स्थापना हुई सन 1969 में। उसके तहत भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन 1969 मतलब इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसके तहत स्पेस को लेकर के काम किया जाता है, जिसमें हमारा रॉकेट प्रक्षेपण प्रमुख है। तो रॉकेट प्रक्षेपण क्या है? रॉकेट के माध्यम से किसी चीज़ को अंतरिक्ष में छोड़ना, वो रॉकेट प्रक्षेपण के माध्यम से होता है, जो 3 प्रकार के रॉकेट हैं। पहले तो साधारण रॉकेट, जो शुरू में इसका उपयोग किया जाता था। अब नए में PSLV और GSLV है। तो PSLV क्या है? पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। यह उपग्रहों को पृथ्वी से 1400 किलोमीटर या उससे ज़्यादा दूरी को भेजने के लिए प्रयोग किया जाता है। पृथ्वी के कक्षा में 1400 किलोमीटर या उससे ज़्यादा ऊंचाई पर भेजने के लिए PSLV लॉन्च व्हीकल, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल का प्रयोग किया जाता है। अगर उससे कम क्षेत्र में भेजना है तो GSLV, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल का प्रयोग करते हैं। पृथ्वी के समीप कक्षा में उपग्रहों को भेजने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। एक शब्द है उपग्रह। उपग्रह 2 प्रकार के होते हैं, एक प्राकृतिक और एक कृत्रिम, नेचुरल और आर्टिफिशियल। नेचुरल का मतलब होता है जो पिंड ग्रहों के चारों तरफ चक्कर लगा, पिंड कोई ग्रह है, ग्रह के चारों तरफ कोई पिंड चक्कर लगा रहा है तो वह उपग्रह कहलाएगा। लेकिन उसके भी लिए एक मानक है कि वो निश्चित समय में उस ग्रह का चक्कर लगाएगा और कुछ नियमों को फॉलो करेगा। वो उपग्रह, जैसे कि चंद्रमा, पृथ्वी का उपग्रह चंद्रमा है। और एक है कृत्रिम उपग्रह, जो मानव निर्मित होता है और पृथ्वी के चारों तरफ यानी ग्रह के चारों तरफ चक्कर लगाता है एक निश्चित समय में और कुछ नियमों का पालन करते हुए। तो उपग्रह 2 प्रकार के होते हैं, एक कृत्रिम और एक प्राकृतिक। तो यहाँ कृत्रिम की बात की जा रही है। उपग्रहों को 1400 किलोमीटर या उससे ज़्यादा की दूरी को भेजने के लिए PSLV का प्रयोग करते हैं और कम बेल्ट में भेजने के लिए GSLV का प्रयोग करते हैं। कृत्रिम उपग्रहों द्वारा ही हमारे जो टीवी हैं, रेडियो है, मोबाइल और नेट वाले काम है, सारे नेटवर्क वाले काम है, जो फॉर्म वॉर्म भरते हैं, वो सब के सब हमारे कृत्रिम उपग्रहों की ही देन है। इन्हीं उपग्रहों द्वारा पृथ्वी के साथ साथ ब्रह्मांड में होने वाली खगोलीय घटनाओं जैसे आकाश गंगा का पता चलना, ब्लैक होल, सूर्य की अन्य आकाशीय पिंडों का, सूर्य का और आकाशीय पिंडों का अध्ययन करना ही ये सब उपग्रहों के माध्यम से ही आसान हो पा रहा है। हाल ही में इसरो द्वारा, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन बेंगलोर द्वारा अंतरिक्ष में छोड़े गए कुछ उपग्रह नए अभिनव चंद्रयान प्रथम
जो 2008 में छोड़ा गया था और ये अपना पूरा काम 2009 तक कर लिया था सफलतापूर्वक। चंद्रयान प्रथम अपना सफलतम कार्य 2008 और 9 के बीच में कर लिया था। चंद्रयान द्वितीय के सिवान की देखरेख में 2019 में छोड़ा तो गया था, लेकिन इसकी लैंडिंग होने से पहले ये क्रैश हो गया था, यानी कि ये काम इसका अधूरा ही रह गया था। चंद्रयान तृतीय जो 2023 जुलाई 2023 में छोड़ा गया और यह लैंडिंग किया 2023 में ही 23 अगस्त को, जो अपना काम बखूबी रूप से कर रहा है। वहाँ से सूचनाओं को देना शुरू कर दिया है। क्या है ये तीनों मिशन? ये चंद्रमा के पीछे वाले छोर पर उतर करके वहाँ की इन्फॉर्मेशन को भेजने के लिए ये चंद्रयान प्रथम, द्वितीय और तृतीय का उपयोग किया जा रहा है। अब नए में अभी 2 सितंबर 2023 को सूर्य के अध्ययन के लिए आदित्य प्रथम को भेजा गया है, जो सूर्य से जुड़ी सारी घटनाओं को हमारे इसरो में भेजेगा। चौथा, रक्षा एवं प्रतिरक्षा के क्षेत्र में इन द फील्ड ऑफ प्रोटेक्शन एंड डिफेंस। रक्षा विज्ञान संगठन प्लस कुछ तकनीकी विकास प्रतिष्ठान बराबर रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन। रक्षा विज्ञान संगठन और कुछ टेक्नोलॉजी का उसमें उपयोग कर करके जो नया बनेगा उसे रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन कहा जाएगा, जैसे DRDO, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। DRDO की स्थापना सन 1958 में किया गया था। अच्छा, आते हैं भारतीय मिसाइल के बारे में पढ़ते हैं। भारतीय मिसाइल 3 प्रकार की होती हैं। मिसाइल क्या है? आक्रमण करने वाली एक मशीन है। तो मिसाइल 3 प्रकार की है। सतह से सतह पर मार करने वाली, सतह यानी सतह का मतलब ज़मीन से, ज़मीन से कहीं दूर ज़मीन पर, धरातल से कहीं दूर धरातल पर मार करने वाला कोई यंत्र है पहला। दूसरा, ज़मीन से, सतह से, धरातल से हवा में कोई चीज़ है उसको मारने के लिए कोई यंत्र बनाया जाता है। और हवा से हवा में ही मारकर गिरा देने वाली कोई जो यंत्र है वो तृतीय स्तर में। तो ज़मीन से ज़मीन, हवा से ज़मीन, धरातल से धरातल मार करने वाला कोई यंत्र है वो प्रथम है। तो वो उसमें है पृथ्वी, धनुष और सौर्य। ये ऐसे मिसाइल हैं जो उनके रेंज के अनुसार इनका नामकरण किया गया है, कितने दूरी पर ये मारने की क्षमता रखते हैं। तो सतह से सतह पर मार करने वाले पृथ्वी, धनुष और सौर्य हैं। सतह से हवा में मार करने वाले ये मशीन ज़मीन पर रहेगी, धरातल पर रहेगी, और हवा में चलने वाले किसी यंत्र पर अटैक होगा, किया जाएगा। उसका नाम है त्रिशूल। जैसे त्रिशूल हाथ से उठा कर, हाथ से लेकर के फेंका जाता है हवा मार करने के लिए, उस तरह ये त्रिशूल है। अब पृथ्वी समझ रहे हैं? पृथ्वी मतलब ज़मीन, ज़मीन पर ज़मीन से वार करने के लिए पृथ्वी मिसाइल का प्रयोग करता है। और हवा से हवा मार करने का जैसे अस्त्र, हवाई जहाज हो या ये लड़ाकू विमान होते हैं जिनको फिट किया जाता है, ये हवा से हवा में दूसरे ये लड़ाकू विमान को गिराने में इन अस्त्रों का प्रयोग किया जाता है। अस्त्र और शस्त्र में क्या होता है? अस्त्र मतलब होता है किसी को फेंक कर मारना, और शस्त्र का मतलब होता है हाथ में ले करके मारना। समझ आ रहा होगा? जैसे लाइक भाला, अस्त्र अगर भाला फेंक के मार रहे हैं तो अस्त्र हो गया। अगर वही तलवार है, तलवार को हम ले के मार रहे हैं तो हमारा शस्त्र हो गया, क्योंकि हमारे हाथ से तलवार छूटती नहीं है। अस्त्र जो फेंक के मारते हैं, हाथ से छूट गया तो वो अस्त्र हो गया, और हाथ में ले के मारे उसे शस्त्र होते हैं। अगला है एंटी टैंक मिसाइल, यानी जो मिसाइलें हैं उनको तोड़ने के लिए, उनको उड़ाने के लिए कोई यही यंत्र है, उसे कहते हैं एंटी टैंक मिसाइल। जो टैंक मिसाइल है, जो टैंक का मतलब टैंकर होता है, जो तोप होते हैं उसे टैंक कहते हैं। तो उनको उड़ाने के लिए जिस टेक्नोलॉजी का प्रयोग करते हैं, जिस तकनीकी का, उसे कहते हैं एंटी टैंक मिसाइल। ये ज़मीन में लगा दिया जाता है या फिर विस्फोटकों में लगाया जाता है कि वहाँ से गुजरे तो वो अपने आप उड़ जाए। इसमें कौन कौन से हैं? नाग है, अमोघा है और जैस्मिन जैसे ये सब क्या एंटी टैंक मिसाइल है।
ये सब टैंक को उड़ा देते हैं। अब इसमें एक रडार, वो जो बहुत प्रमुख है। रडार क्या, पहले देखते हैं। हवाई जहाज कहीं लैंडिंग करता है, किसी भी हवाई अड्डे पर लैंडिंग करता है, तो रडार उसको एक सिग्नल देता है कि आपको किधर जाना है और कब आपको नीचे उतरना है। रडार एक सेंसर यंत्र है जो उसके क्षेत्र में आने वाले किसी भी बड़ी चीज़, घातक चीज़ को वो रीड कर लेता है, पढ़ लेता है कि ये हमारे क्षेत्र में चीज़ आ रही है। कोई अनजान चीज़ हमारे फील्ड, जान अनजानी चीज़ सबको ये पढ़ लेती है। तो रडार क्या है, किसी भी बाहरी चीज़ को हमारे उसके क्षेत्र में आने पर वो तुरंत पहचान लेती है कि ये चीज़ इसमें आ रही है। ये लगभग सभी देशों में बहुत प्रमुख रूप से काम करती है, क्योंकि कोई भी आक्रमण होता है, हवाई जहाज़ से हो, टैंक से हो, किसी से हो, तो ये रडार सबसे पहले रीड करता है कि कोई बाहरी जहाज़ हमारे क्षेत्र में आ गई है, तो उसको लेकर के सब लोग अलर्ट हो जाते हैं। नौसेना में INS कोच्चि और INS अरिहंत का प्रयोग होता है। ये पनडुब्बी जहाज़ें हैं, ये INS को पनडुब्बी जहाज़ नहीं है, ये जहाज है। उस पर आप जहाज़ों को लड़ाकू विमानों को उतार सकते हैं, प्लस यहाँ पर लड़ाकू सामान जो भी है इस पर दिया जाता है जहाज़ों को। ये पनडुब्बी जहाज़ नहीं है, ये जहाज़ है जिस पर लड़ाकू विमानों को उतारा जाता है, जहाँ पर ये अपने लड़ाकू सामान और पेट्रोल को भर सकते हैं। INS अरिहंत और INS कोच्चि। भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने सन 1998 में पोखरण में द्वितीय परमाणु परीक्षण की सफल भूमिका निभाई, इसलिए उन्हें भारत में मिसाइल मैन के रूप में जाना जाता है। प्रश्न आता है कि भारत का मिसाइल मैन किन्हें कहा जाता है, तो हैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, जो हमारे देश के राष्ट्रपति भी रह चुके हैं। सन 1998 में पोखरण में द्वितीय परमाणु परीक्षण की सफल भूमिका निभाई थी। द्वितीय है, प्रथम कब हुआ था? प्रथम हुआ था इंदिरा गांधी जी की सरकार में। उस परीक्षण का नाम था लाफिंग बुद्धा। लगभग 1972 में हुआ था। ये है 1998 में, कहाँ हुआ था? पोखरण में। आते हैं पांचवां, चिकित्सा के क्षेत्र में, इन द फील्ड ऑफ मेडिकल। चिकित्सा के क्षेत्र में आधुनिकीकरण करने से गंभीर बीमारियों का इलाज मुमकिन किया गया और उपचार व्यवस्था को सबके पहुंच में बनाया गया। तो चिकित्सा हमारे भारत में या कहीं भी, फिलहाल भारत की बात करें तो हमारे भारत में 3 प्रकार के चिकित्सा उपचार चल रहा है। पहला है आयुर्वेद, दूसरा होम्योपैथ और तीसरा है अंग्रेजी इलाज। कोई भी जो दवा लेता है तो पूछा जाता है कि आप दवा कौन सी चला रहे हैं, आयुर्वेदिक दवा है या होम्योपैथिक दवा है या अंग्रेजी दवा है। आयुर्वेद की फील्ड में अगर माना जाए तो भारत को ही आयुर्वेद का जन्मदाता माना जाता है। होम्योपैथ है तो इसे जर्मनी को माना जाता है। अंग्रेजी दवा, अब अंग्रेज चाहे जो टेक्नोलॉजी दी गए तो उनके नाम पर ये अंग्रेजी उपचार पड़ गया। अंग्रेजी में आयुर्वेद, होम्योपैथ की स्पेलिंग बहुत कॉमन माने रखती है, HOMOPATHIC, होम्योपैथी। कौन बनेगा करोड़पति का एक क्वेश्चन ये रह चुका है। आते हैं अंग्रेजी दवा के बारे में जानते हैं। तो इसमें जो टेक्नोलॉजी है क्या क्या है? रेडियोग्राफी। रेडियो का मतलब समझ लीजिए कि विकिरणें, जैसे कि एक्सरे, गामा रेज, इनके माध्यम से मानव शरीर का अध्ययन करना, जैसे कि हड्डियों का एक्सरे करना, गामा रे किसी चीज़ को ख़त्म करना। एंजियो माने ब्लड, एंजियोग्राफी ये रक्त वाहिनियों के बारे में, धमनियों और सिराओं का एक्सरे का एक समझ लीजिए कि एंजियोग्राफ उसकी रिपोर्ट को तैयार करता है।
कंप्यूटेड टोमोग्राफी सीटी, ये कंप्यूटराइज एक्सरे है। सारे डिटेल को एक्सरे को कंप्यूटराइज निकालेगा, उसको कहते हैं कंप्यूटेड टोमोग्राफी। एमआरआई, एक्सरे से भी बारीक, कंप्यूटर एक्सरे से भी बारीक, चाहे एक्सरे हो चाहे कंप्यूटराइज एक्सरे हो, उससे भी बारीक अगर कोई जानकारी लेना है तो उसके लिए हम एमआरआई का प्रयोग करते हैं, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। ये कोशिकाओं या वाहिनियों, रक्त वाहिनियों को मतलब बारीकी तक अध्ययन करने के लिए हम एमआरआई का प्रयोग करते हैं। अगला है टेलीस्कोप, जो आधुनिकरण में बहुत ज़्यादा ही विकास किया जा रहा है। टेली चिकित्सा का मतलब क्या हो रहा है कि आप घर बैठे सरकारी डॉक्टर या टेली चिकित्सा में लगे डॉक्टरों से आप घर बैठे इलाज के बारे में जान सकेंगे। इसमें हम क्या करें, वो आपको रिकमेंड करेंगे आप ऐसी दवाएं लें या यहाँ जाएं, आप यहाँ पर इलाज आपको सुलभ होगा। कृषि के क्षेत्र में इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर, वैश्विक स्तर पर तो कृषि पर विज्ञान और तकनीक का काफ़ी योगदान हो गया है। हमारे देश में इसकी शुरुआत सन 1964 से 1966 के बीच में ही ज़्यादा हुआ, जब हमारा भारत सूखाग्रस्त से जूझ रहा था। 1964-1966 के बीच में लगभग पूरा भारत सूखाग्रस्त था। इसमें लाल बहादुर शास्त्री जी हमारे देश के प्रधानमंत्री जी थे। तभी नारा चला था, जय जवान जय किसान, यानी किसान आप लोग हिम्मत न छोड़ें, जरूर कुछ बढ़िया होगा। जिसके तहत भारतीय वैज्ञानिक श्री विश्वनाथन की देखरेख में भारत में पहली बार हरित क्रांति आई। कहाँ से आई थी? अमेरिका से आई थी। हरित क्रांति के तहत विश्वनाथन जी ने नए किस्म के बीज भारत में लाए, जो विपरीत कंडीशनों में भी उगने और ज़्यादा से ज़्यादा उपज पैदा करने में उपयोगी सिद्ध हुए। लगभग ये गेहूँ की प्रजाति ज़्यादा लाए थे और इस तरह देश प्रगति की राह पर दो पड़ा। सन 1966 में हमारे देश ने पहली बार नए किस्म के बीजों का प्रयोग करके कृषि के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा विकास किया। हरित क्रांति कृषि के क्षेत्र में ज़्यादा वृद्धि हुई। पीली क्रांति, पीला रंग किसका होता है? वो तिलहन का होता है। तिलहन में कौन है? लाइक सरसों और भी बहुत सारे जो तेल उत्पादन करते हैं। सूर्यमुखी हुआ, से संबंधित है पीली क्रांति। भूरी क्रांति, भूरा रंग, तो भूरा रंग है चमड़े का और कॉफ़ी, तो इन दोनों के विकास के लिए भूरी क्रांति लाई गई। श्वेत क्रांति, जिसने बहुत ज़्यादा योगदान दिया किस फील्ड में? दुग्ध उत्पादन की तेजी में लाने के लिए श्वेत क्रांति लाई गई। कृषि में खाद बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, जो इस प्रकार है। खाद 3 प्रकार के होते हैं। एक प्राकृतिक यानी ह्यूमस भी उसको कर सकते हैं, रासायनिक जो केमिकल होता है, तीसरा है हरी खाद या जैविक खाद। प्राकृतिक खाद जैसे कि किसी चीज़ का गला सड़ जाना हो जाना, किसी चीज़ों का गला सड़ जाने की वजह से जो खाद बनती है वो प्राकृतिक खाद होती है। जैसे हमारे गाँव में गोबर को एक जगह जाके इकट्ठा किया जाता है, तो कुछ समय बाद वो अच्छी खाद, रंग उसका चेंज हो जाएगा, काला हो जाएगा, वो एक अच्छी खाद के रूप में तैयार हो जाएगी। वो आपकी प्राकृतिक या ह्यूमस खाद है। किसी चीज़ का गले सड़े हो जाना, फिर उसको खाद के रूप में चेंज हो जाना। दूसरा रासायनिक खाद जो फैक्ट्रियाँ बनाती हैं, जिसमें क्या है इसमें कुछ केमिकल डाला जाता है, जिसकी वजह से ये खाद में नाइट्रोजन की मात्रा तो होती है, लेकिन उस केमिकल की वजह से हमारे बॉडी पर दुष्प्रभाव भी पड़ता है। हमारी बॉडी पर नहीं, जानवरों के भी और हम लोग के जिसमें भी, जिसकी वजह से प्रकृति में इसका कहीं न कहीं साइड इफेक्ट पड़ता है। इस रासायनिक खाद की वजह से कुछ हम लोग ज़्यादा प्राप्त करने के चक्कर में रासायनिक खाद से कुछ दुष्प्रभाव भी को भी इनको झेलना पड़ता है। कुछ प्रभावित
है, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से हमको दुष्प्रभावित भी करती है। हरी खाद या जैविक खाद, आजकल इसी पे ज़्यादा जोर दिया जा रहा है कि हम लोग जैविक खाद का ज़्यादा प्रयोग करें। इसके बनाने का तरीका क्या है? इसमें चीज़ों को केंचुओं की सहायता से बनाया जाता है, सड़ाया जाता है। कृत्रिम रूप से केंचुओं के जीवों या केंचुओं की सहायता से इसको बनाया जाता है। केंचुआ किसी क्षेत्र में छोड़ा जाता है, जो केंचुआ उसको पदार्थ को खा करके उसको ख़त्म करता है और उसके द्वारा निकाला गया मल को सुखाया जाता है और उसमें कुछ मॉडिफाइड करके, चेंजिंग करके जैविक खाद के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो केंचुओं की सहायता से होता है क्योंकि केंचुए की बॉडी से जब निकलता है मल, उसके अंदर नाइट्रोजन इंक्लूड हो जाता है। इसलिए कहते हैं केंचुआ को किसानों का दोस्त कहा जाता है। इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, ठीक है। इसलिए सरकार जैविक खाद पर ज़्यादा से ज़्यादा जोर दे रही है। फसलों की सिंचाई के लिए 3 प्रमुख तरीके अपनाए जाते हैं सिंचाई के। जहाँ पर ज़मीन के अंदर पानी का लेवल लगभग सही है, तो वहाँ तो सिंचाई लगभग नाली द्वारा हो रही है, चाहे वो नाली बनाया है ज़मीन में या वो प्लास्टिक की नाली का प्रयोग करके फसलों की सिंचाई करे। लेकिन जहाँ पर ज़मीन के अंदर पानी का स्तर बहुत कम है, बहुत ख़राब है, वहाँ पर 2 विधि अपनाई जाती है, छिड़काव और ड्रिप विधि। छिड़काव में क्या है, ये स्प्रिंकलिंग कहते हैं, जिसमें पाइप के माध्यम से जहाँ पर जंक्शन लगा जाता है, जहाँ पर वो फसल को ऊपर से फव्वारा के रूप में फसल के ऊपर पानी छोड़ता है। एक तरह से बारिश की बूंदों की तरह उस फसल में फिर सिंचाई होती है। ये छिड़काव विधि होती है। तीसरा ड्रिप विधि, इसके माध्यम से खेतों के अंदर पाइप लगे रहेंगे और जहाँ पौधा है उसके पास को पानी को छोड़ा जाएगा कि वह पौधा, वो पानी या वो जल उस पौधे के ही पास उपयोगी रूप से प्रयोग किया जाए और उसका कहीं ऐसे जगह पानी ना जाए जहाँ से उस पौधे का उपयोगिता ना हो। यानी यहाँ पानी की उपयोगिता को देखते हुए उसको उचित जगह ही पानी को पहुँचाना ही ड्रिप विधि है। ये जगह जगह खुला लगा रहेगा, वाल्व लगा रहेगा, वहाँ खोल दिया जाएगा, वहाँ पानी जाएगा पौधे के अंदर और फिर बंद कर दिया जाएगा, फिर पौधे में पानी जाएगा, फिर बंद कर दिया जाएगा। इसके अंदर ड्रिप छिड़काव और नाली द्वारा। परिवहन के क्षेत्र में इन द फील्ड ऑफ ट्रांसपोर्ट या ट्रांसपोर्ट फील्ड, तो परिवहन क्या है? परिवहन आजकल हमारे सभी देशों में सड़क परिवहन, रेल परिवहन, जल परिवहन और वायु परिवहन का प्रयोग किया जा रहा है। तो सड़क परिवहन का जिसका विस्तार बहुत ज़्यादा हो चुका है, उसमें भी सड़क की उपयोगिता किन रूपों में हो रही है? तो पहला तो है बिना ईंधन के चलने वाले व्हीकल्स, जो बिना ईंधन के चलते हैं, जैसे लाइक साइकिल और भी बहुत सारे हैं जिसमें बिना ईंधन के चलते हैं, वो सड़क का ही प्रयोग हो रहा है। दूसरा डीजल की गाड़ियाँ सड़क परिवहन पर कौन चल रही हैं? डीजल गाड़ियाँ चल रही हैं, पेट्रोल गाड़ियाँ चल रही हैं और अब नया आ गया है बैटरी सिस्टम से, जैसे ई रिक्शा एक गुड एग्जाम्पल है। बैटरी सिस्टम से भी सड़क परिवहन पर गाड़ियाँ चल रही हैं। तो ये 4 प्रकार के लगभग सड़क परिवहन पर हमारे चल रही हैं। क्या बात हो रही है? यही साइंस और टेक्नोलॉजी की बात हो रही है कि ये साइंस टेक्नोलॉजी की ही देन है कि इतना विकास हो गया है सड़क का भी और इतना व्हीकल्स का भी। परिवहन, रेल परिवहन। तो रेल परिवहन में देखा जाए तो प्रमुख 2 भागों में बांट रहे हैं, एक मालगाड़ी है, एक यात्रा गाड़ी है। तो मालगाड़ी में तो समझा रहा है कि इसमें हम लगेज को एक स्थान से दूसरे स्थान पर, लगेज नहीं, यहाँ पर वो होता है, गुड्स होता है, माल होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुँचाया जाता है। तो यात्रा गाड़ी तो प्रमुख रूप से 3 है, एक्सप्रेस, सुपरफास्ट, बुलेट ट्रेन, जो अब नए रूप में है सुपरफास्ट और एक्सप्रेस। और एक और है लोकल गाड़ियाँ हैं। तो ये क्या है? सब नए साइंस टेक्नोलॉजी की देन है, रेल परिवहन के तहत है। जल परिवहन में देखा जाए तो मालवाहक और जहाज, जिसमें हम लोग सवारी करते हैं। और चौथा है वायु परिवहन। तो वायु परिवहन में भी उसका उपयोग 3 तरह से कर रहे हैं। एक तो युद्ध पोतक के रूप में, दूसरा मालवाहक
और तीसरा जहाज, यात्रा गाड़ी। इस तरह से परिवहन के क्षेत्र में साइंस टेक्नोलॉजी का उपयोग बढ़ता ही जा रहा है। विनिर्माण के क्षेत्र में, इन द फील्ड ऑफ कंस्ट्रक्शन, विनिर्माण क्या होता है? कच्चे माल को मूल्यवान उत्पाद में परिवर्तित कर अधिक मात्रा में वस्तुओं का विनिर्माण या वस्तुओं का निर्माण कहलाना ही विनिर्माण कहलाता है। कच्चे माल को मूल्यवान उत्पाद में परिवर्तन करना, कच्चे माल को मूल्यवान उत्पाद में परिवर्तन करना ही विनिर्माण कहलाता है। मतलब ये कच्चा माल या तो देश का भी हो सकता है, देश में किसी हिस्से से लेकर के किसी उद्योग में ले जा करके किसी चीज़ को बनाना, और उस चीज़ को चाहे देश में बेचिए चाहे विदेश में बेचिए। वो कच्चा माल विदेश से भी आ सकता है, कच्चे माल का हस्त उद्योग में जा सकता है, हस्तकला में जा सकता है। हस्तकला के तहत वो सजावट या मानव उपयोगी वस्तुओं को बना सकते हैं। तो ये सब जो लगभग दैनिक चीज़ें हैं, उपयोग है, वो सब किस क्षेत्र से आ रहा है? विनिर्माण के क्षेत्र से आ रहा है। कच्चे माल को हम चाहे उद्योग के माध्यम से चाहे हस्तकला के माध्यम से हम मॉडिफाइड कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं, तो नया बनाने की जो कला हो रही है वही विनिर्माण के क्षेत्र कहला रहा है। भारत की आर्थिक विकास अधिकतम इसी क्षेत्र पर आधारित है। भारत का जो आर्थिक विकास है इसी क्षेत्र पर लगभग आधारित है। क्यों? क्योंकि सभी को गवर्नमेंट जॉब तो मिलना आसान नहीं है, तो ये लोग हस्तकला के माध्यम से फैक्ट्रियों में काम करके, कंपनियों में काम करके इस किसी कच्चे माल को नए रूप में चेंज करने में भारत का ज़्यादा से ज़्यादा योगदान कर रहे हैं। यानी कि सबसे ज़्यादा लोग कहाँ काम कर रहे हैं? विनिर्माण क्षेत्र में काम कर रहे हैं। उद्योग के क्षेत्र में, इन द फील्ड ऑफ इंडस्ट्रीज, देश के विकास में उद्योग का बहुत बड़ा महत्व है। भारत में प्रथम पंचवर्षीय के बाद लगभग सभी पंचवर्षीय योजना में उद्योग पर ज़्यादा जोर दिया गया। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में बहुत सारी बहुउद्देशीय कंपनियों की स्थापना की गई। आज लगभग सभी क्षेत्र में उद्योग कारखानों की स्थापना हो चुकी है। तो पंचवर्षीय योजना कहाँ की देन थी? ये भारत में रूस से लाई गई थी। भारत में रूस से लाई गई थी पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की देख रेख में, जो 5 वर्ष के लिए चलती थी। तो पहली पंचवर्षीय योजना में कृषि पर जोर दिया गया, लेकिन द्वितीय पंचवर्षीय योजना में बहुत सारी कंपनियों की स्थापना की गई कि हम लोग कच्चे माल को कंपनियों के माध्यम से उपयोगी चीज़ों में बदलें या उन चीज़ों को विदेशों में बेच करके वहाँ से पैसा ग्रहण करें, जिससे हमारी स्थिति सुधर सके। तो इस बहुउद्देशीय कंपनियों में प्रमुख रूप से बाल्को, हिंडाल्को और नाल्को, जो एल्युमिनियम उद्योग के कारखाने थे, ये इनकी स्थापना है, क्योंकि एल्युमिनियम का उत्पादन भारत में कच्चे माल के रूप में बहुत ज़्यादा होता है। ONGC और ऑयल नेचुरल गैस है, ऑयल नेचुरल गैस, ठीक है, ऑयल पेट्रोलियम उद्योग के कारखाने में इन कंपनियों का स्थापना हुई। भारत अपने स्वदेशी उत्पाद मेक इन इंडिया के साथ साथ विदेशी कंपनियों को भी यहाँ अपने उत्पाद बनाने का मौका दे रही है, क्योंकि यहाँ बनने वाला हमें यहाँ पर जो विदेशी कंपनियाँ बनाएगी वो हमें कम खर्च में ही उपलब्ध हो पाएगी। अब प्लस यहाँ के लोगों को भी रोज़गार मिल सकेगी, इसीलिए विदेशी कंपनियों को भी भारत सरकार यहाँ पर स्थान दे रही है। अब प्लस मेक इन इंडिया स्वदेशी उत्पाद को भी महत्ता दी जा रही है। ऊर्जा के क्षेत्र में, ऊर्जा 2 प्रकार की, नवीकरणीय ऊर्जा और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत। अनवीकरणीय ऊर्जा, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स एंड रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स क्या है? वैसी ऊर्जा जिनको पुनः खत्म होने के बाद उपयोग में न लाया जा सके, उसे कहते हैं अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत। जिससे एक बार उपयोग करने के बाद पुनः उसका उपयोग करके ऊर्जा को प्राप्त कर लिया जाता है, उसे कहते हैं नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत। अनवीकरणीय क्या है? इसमें पहले नाभिकीय ऊर्जा
इसमें क्या आता है, जो भी रेडियोधर्मी तत्व होते हैं जैसे कि यूरेनियम 92-235 परमाणु भार होता है, उसको विस्फोट के माध्यम से या उसको कंट्रोल के माध्यम से ऊर्जा का निर्माण करते हैं। जैसे कि कुडलकुलम तमिलनाडु में एक नाभिकीय रिएक्टर ऊर्जागृह बना है, जिससे वहाँ के लोगों को बिजली उत्पादन की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। और कहीं पत्थर या बहुत सारे किसी को उड़ाना होता है कुछ उपयोगी काम के लिए, तो नाभिकीय ऊर्जा का ही प्रयोग करते हैं। उसमें ऊर्जा में कैसे है, कोयला और जल का उपयोग कर करके उसमें ऊर्जा के माध्यम से विद्युत उत्पादन किया जाता है। तीसरा है पेट्रोलियम में बहुत सारे केमिकल्स मिले होते हैं, इनको प्योरीफाई किया जाता है, तो वो पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस में मुख्य रूप से इनका निर्माण किया जाता है, पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस का। और भी बहुत सारे हैं, मिट्टी के तेल है, मोबिल सब पेट्रोलियम का, वैसलीन है जो पार्ट है, सब पेट्रोलियम का ही पार्ट होता है। तो अलग अलग प्योरीफाई करने के बाद बनाया जाता है। ये क्या है, ये पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस, कोयला, जल और ये सब एक बार ख़त्म हो गए तो पुनः प्रयोग नहीं मिला सकते हैं, यानी कि नॉन रिन्यूएबल है, यानी कि अनवकरणीय ऊर्जा स्रोत हैं। एक बार ख़त्म होने के बाद इन ऊर्जाओं का प्रयोग नहीं कर सकते, इन चीज़ों का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। लेकिन जो नवीकरणीय है इनका उपयोग फिर से कर सकते हैं। वो कौन कौन है, सूर्य है, सोलर पैनल के माध्यम से आप हमेशा उनसे एनर्जी लेकर के अपनी ऊर्जा कंटिन्यू कर सकते हैं। वन है, जंगल के माध्यम से बायोमास के रूप में वन की ऊर्जा को हम पारिस्थितिक तंत्र के माध्यम से कंटिन्यू लगातार बनाए रख सकते हैं। जल के माध्यम से जैसे कि डैम बना करके वहाँ पर डायनमो लगाकर विद्युत का उत्पादन करना। जैव ऊर्जा, जीव ऊर्जा, बायोमास, खुद हम अपने एक एग्जाम्पल हैं, खाना खा करके किसी कार्य को करते रहना, जैव ऊर्जा, जीव ऊर्जा कहलाता है। पवन चक्की, पवन जो हवा चलती है, जो नेचुरल है, जो पवन चक्की के माध्यम से हम ऊर्जा का उत्पादन करते हैं, बहुत सारे काम करते हैं। पृथ्वी, भूगर्भीय ऊर्जा, कहीं कहीं पर ज्वालामुखी आती है तो वहाँ की ऊर्जाओं को उपयोग कर करके बहुत सारे कार्य को किया जाता है, वो हमारे क्या होते हैं, ये सब क्या है, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है। 11 है वाणिज्य एवं व्यापार एवं वाणिज्य, ट्रेड एंड कॉमर्स। क्या है व्यापार, क्रय विक्रय करना, यानी कि व्यापार क्या है, खरीदना और बेचना। वाणिज्य क्या है, क्रय विक्रय करना, इसमें भी है, लेकिन धर्म प्राप्ति के ही उद्देश्य से होता है, इसलिए इसको वाणिज्य कहते हैं। और क्रय विक्रय करना, एक्सचेंज करना व्यापार कहलाता है। समय के साथ साथ व्यापार में बदलाव आ गया। क्या, प्राचीन समय में हम लोग सिर्फ सामानों को एक्सचेंज कर रहे हैं, यानी कि वहाँ के सामान के बदले में अपने सामान दे देते हैं, हम अपने सामान के बदले से वहाँ के सामान ले देते हैं। लेकिन बाद में समय के साथ क्या हुआ, हम धातु लेना शुरू कर दिए, यानी कि वहाँ पर बहुमूल्य चीज़ों का हम अपना यहाँ लेते थे, अपने सामान वहाँ देते थे, या हम अपने बहुमूल्य चीज़ वहाँ देते थे, वहाँ के सामान को अपने यहाँ लेते थे। अब आधुनिक युग में क्या हो गया, सामान के बदले मुद्रा, पैसा, जो क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड के रूप में हम लोग पे करते हैं। अच्छा, वाणिज्य क्या था, वाणिज्य में खरीद फरोख्त इंटरनेट पर आधारित है, यानी कि ऑनलाइन किसी चीज़ का खरीद फरोख्त होना, सब क्या कहलाता है, वाणिज्य कहलाता है, कॉमर्स कहलाता है। जिसका इंटरनेट के माध्यम से जानकारी, खरीद फरोख्त या उतार चढ़ाव को जानकारी रखें, वह वाणिज्य है। इसके तहत सामान खरीदना, बेचना, ग्राहक सेवा और व्यापार में भी भागीदारी का मौका देने को ही क्या कहते हैं, वाणिज्य कहते हैं। कोई कंपनी अपने शेयर बेच रही है तो किस माध्यम से हमें जानना पड़ेगा, वाणिज्य के माध्यम से। ऑनलाइन खरीदारी जो हो रही है, खरीदना, और कोई बेच रहा है, ग्राहक की सेवा, ठीक है ना, ऑनलाइन किसी की डिलीवरी, कोई पोर्ट मंगाना सामान को, ग्राहक सेवा, ठीक है ना, ये सब क्या है, वाणिज्य के रूप में आता है। इंटरनेट के माध्यम से सूचनाओं का आदान प्रदान, उत्पादों का प्रचार और प्रचार प्रसार भी किया जाता है। ये सब क्या है, ये वाणिज्य में मोबाइल कॉमर्स के तहत हो रहा है। सूचनाओं का मतलब कमर्शियल चीज़ों, जैसे कि सूचनाओं का आदान प्रदान करना, उत्पादों का प्रचार प्रसार करना। अक्सर एड आते हैं कि ये चीज़ इतने सस्ते में हो रही है, तो सब क्या हो रहा है, कॉमर्स के माध्यम से हो रहा है। इलेक्ट्रॉनिक धन हस्तांतरण, मतलब आप यूपीआई के माध्यम से पैसे को ट्रांसफ़र करना, ये क्या है, वाणिज्य है। आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन, इंटरनेट विपणन,
ऑनलाइन लेन देन प्रसंस्करण, सूचना प्रबंधन प्रणाली आदि प्रौद्योगिकी सेवाएं हैं। ये सब कॉमर्शियल चीज़ हैं। इंटरनेट विपणन है, ऑनलाइन लेन देन प्रसंस्करण है, सूचना प्रबंधन प्रणाली, ये सब क्या है, कॉमर्शियल चीज़ है। ये सब जैसे कि क्या है, इसमें क्या है, फ्लिपकार्ट है, स्नैपडील है, अमेजन है, यहाँ से हम लोग खरीदारी जो करते हैं, ये सब कहाँ से आ रहे हैं, ई कॉमर्स के माध्यम से आ रहे हैं, जो आजकल जो आम जीवन में काफ़ी प्रचलित है एवं अच्छा व्यवस्था कर रही है। बढ़ावा है ई गवर्नेंस के क्षेत्र में। भारत सरकार की आम नागरिकों के लिए उपलब्ध सुविधाओं को इंटरनेट के माध्यम से उपलब्ध कराना ही ई गवर्नेंस कहलाता है। कोई भी सरकार हो, अपनी नागरिकों को जो सुविधाएं देनी है वो इंटरनेट के माध्यम से उपलब्ध करा दे रही है, तो उसे ई गवर्नेंस कहते हैं, ई शासन कहलाता है। ई शासन हमारे दो प्रकार से हैं, केंद्र सरकार की है और राज्य सरकार की है। तो दोनों में क्या है, शासकीय सेवा भी सकती है और शासकीय सेवा भी सकती है, माने कि सरकारी और प्राइवेट भी काम, ये दोनों सरकार के अधीन किया सकता है। तो जो भी सभी सरकारी कार्यक्रम हो रहे हैं, तो सब क्या है, वो केंद्र सरकार या राज्य सरकार दोनों के माध्यम सरकारी सेवाएं चल रही हैं, शासकीय चल रही हैं, शासकीय सेवाएं हैं, और अशासकीय सेवाएं जो प्राइवेट कार्य हैं, उनकी सूचनाओं का जानना, प्राप्त करना क्या है, वो सब प्राइवेट चीज़ें हैं। 18 मई 2006 से शुरू हुई राष्ट्रीय ई शासन नेशनल ई गवर्नेंस पॉलिसी के तहत संपूर्ण भारत में साझा सेवा केंद्र CAC स्थापित किया गया है, जिसके तहत सरकार और नागरिकों के से जुड़ने की अंतिम कड़ी है। यानी कि सरकार से कोई नागरिक अंतिम रूप से जुड़ता है, वो है CAC के माध्यम से, साझा सेवा केंद्र, जिससे सरकार अपनी योजनाओं को CAC के तहत नागरिकों को पहुंचाती है। 2017 में भारत सरकार द्वारा शुरू नई युग के प्रशासन के लिए एकीकृत मोबाइल एप्लीकेशन उमंग, यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर द न्यू एज गवर्नेंस के तहत नागरिकों को सरकारी व निजी क्षेत्र की सेवाओं की जानकारी एक ही स्थान पर प्राप्त हो जाती है। उमंग एक एप्लीकेशन ऐप है, जिसके माध्यम से सभी गवर्नमेंटल नॉन गवर्नमेंटल जानकारियाँ एक ही प्लेटफॉर्म पर, एक ही एप्लीकेशन, एक ही ऐप पर मिल जाती है। कब शुरू हुई? 2017 में। किसी द्वारा? भारत सरकार की देन है, स्टेट नहीं, राज्य नहीं, सेंट्रल भारत सरकार की 2017 में उमंग एप्लीकेशन के माध्यम से गवर्नमेंटल और नॉन गवर्नमेंटल इंफॉर्मेशन वहाँ पर मिल जाता है। और ये क्या है, कोई भी सरकार नागरिक से CAC साझा सेवा केंद्र के रूप में अंतिम कड़ी से जुड़ती है। धन्यवाद।